नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गुमला के डुमरी में शराब पीने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां पर शराब पीने से मना करने पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। 72 वर्षीय पिता को मारने के बाद आरोपी बेटे ने वहीं खाना खाया और सो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश भगत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, आपको बता दें कि डुमरी थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को शराब के नशे में मार के उसकी हत्या की है। और बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद रात भर जो उसका बेटा था वो वहीं पे बैठा हुआ था। जब सुबह घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो बेटा वहां से मौके से फरार हो गया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है। जी चलिए रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और 21वीं सदी में भी अंधविश्वास पूरी तरह हावी है। झारखंड में डायन बिसाही के मामले अब भी थम नहीं रहे हैं। धनबाद में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार थाने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से उसे मदद नहीं मिल पा रही है। घटा है ये दुआर बन किया डन के चलती में तो 25 घर खाया है। कितना डन सीखा है, हाँ कितना डन सीखा है। के गो कहेगा गोटे बजना को तो खाएगा। ये गांव वाला को बोलता है और हाँ पूरा गांव वाला डुगडुगी बजा के हम लोग का अलग कर दिया। तो पानी वो लोग जानबूझ के फेंका हम लोग का द्वारी तरफ और सीमेंट भीग गया। इसके कारण मेरी माँ बोली कि निकल के बोली बच्चा लोग को आप लोग होली खेले अपना खेलिए और हम लोग का जो इस सामान सब है वो तो भीग रहा है, थोड़ा आप लोग ठीक से खेलिए। यही बात बोलने के लिए माँ निकली, तभी गांव के बस्ती लोग सभी मेरे माँ पे हावी हो गए मारने के लिए कि आप निकले हैं, आप बोलिएगा कैसे होली खेलेंगे हम लोग, कैसे नहीं खेलेंगे, इसको मारो। सब कोई ऐसे बोलने लगा इसको मारो, यही खा रही है। पूरे गांव की बस्ती में जितना कोई मरा है यही खा रही है। मेरी माँ को डायन का आरोप लगाया जा रहा है। डायन बिसाही का मामला आया है, जांच किया जा रहा है। अब तो आज ही आया है, उसका तो प्रोसेस ही ना चलेगा। नोटिस भेजेंगे, नोटिस पर बुलाएंगे। गांव घर में तो भाई क्या बोलेंगे, है भी नहीं भी है ना, जांच होनी चाहिए। और इसका तो ऐसे भी कोई प्रूफ। और देवघर के नगर थाना क्षेत्र के चक्रवर्ती लेन से 22 वर्षीय युवती 17 फरवरी से लापता है। इसकी रिपोर्ट नगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक युवती को बरामद नहीं किया जा सका है। परिजनों का कहना है कि जिस लड़के के साथ वह गई है वह देवघर के सारवा थाना क्षेत्र का है। परिजनों ने लड़के पर अपहरण का भी आरोप लगाया। वहीं युवती की बरामदगी नहीं होने के बाद लोग नगर थाना पहुंचे और नगर थाने पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। सर हमको इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची 1.5 महीना से गायब है और जिस दिन से वो गई उसी दिन से हम यहाँ पे आए हैं। थाना क्या बोल रहा? वही कोशिश बस कोशिश ही और रिजल्ट कुछ नहीं। मेरी भतीजी चली गई है, 1.5 महीना हो गया। उसका भाई एक्शन लिया थाना प्रभारी गए के, काहे कि पता लगाया। यहाँ पुलिस वाला कुछ कर नहीं रहा है, कुछ गलत काम नहीं किया, सिर्फ फोन से पता लगा रहा था जो कौन लड़का लेगा है उसके दोस्त से। तो उसका क्या गलती है जो पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके शुरू में, क्योंकि गुमशुदगी का हुआ था, तो हम लोगों ने 20-25 दिन उस लेवल पर भी प्रयास किया। सारवा का कोई लड़का है और प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाई दुर्भाग्यवश। फिर उस पर हम लोगों ने FIR भी किया है। लड़की की माँ स्वयं FIR भी की है अपहरण का, हम लोग किए हैं। बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं जितना जल्दी रिकवरी हो।
सरायकेला के खरसावा के आदित्यपुर में शुक्रवार को कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। एसपी ने बताया कि देबूदास का बढ़ता व्यापार उसके विरोधी को रास नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने साजिश के तहत उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा जब्त कर लिया है। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था और जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी आदित्यपुर कर रहे थे। इस केस को मैं पर्सनली रोज मॉनिटर। फर्जी दस्तावेज पर बैंकों को 75 करोड़ से अधिक का चूना लगाने के आरोपी बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को ईडी ने मंगलवार की दोपहर रांची से गिरफ्तार कर लिया। ज्ञान प्रकाश सरावगी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के दर्ज केस के तहत हुई है। ईडी ने यह केस सीबीआई में दर्ज 3 अलग अलग प्राथमिकियों और चार्जशीट के आधार पर किया था। मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के बाद बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को गिरफ्तार किया। ज्ञान प्रकाश सरावगी पर यह भी आरोप है कि उसने ईडी को जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। और विधायक सीपी सिंह ने आर्म्स लाइसेंस को लेकर रांची उपायुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि रांची उपायुक्त आर्म्स लाइसेंस के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। सीपी सिंह के सवाल उठाने के बाद अब इसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। रांची उपायुक्त ने अपने कार्यालय में एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आर्म्स संबंधित कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। मामले का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। विधानसभा के बजट सत्र में रांची उपायुक्त छवि रंजन पर एक गंभीर आरोप माननीय विधायक सीपी सिंह के द्वारा लगाया गया और साफ तौर से ये कहा गया कि जो रांची उपायुक्त हैं वो इस आर्म्स लाइसेंस देने के एवज में पैसों की डिमांड करते हैं। ये आरोप जब लगा उसके बाद की जो स्थिति है वो देख सकते हैं। इस वक्त हम रांची उपायुक्त के कार्यालय परिसर में हैं। देख सकते हैं आवासीय कार्यालय में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से ये अंकित किया हुआ है कि आम संबंधी कार्यों के लिए मिलना वर्जित है। तो साफ तौर से डीसी के द्वारा ये लिखा गया है कि इस किसी भी तरह के आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड मामले में इनसे मिलना उचित नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से वर्जित है। पूरे मामले को लेकर रांची उपायुक्त ने साफ तौर से जो विधायक हैं उनसे भी जानना चाहा है कि आखिर किस व्यक्ति का नाम लेकर वो आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं का कितना असर आने वाले दिनों में पड़ता है। जो अधिकारी और जो विधायक हैं उनके पीछे के ये विवाद और कितना लंबा खिंच पाता है और इससे शहरवासियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड सरकार के मंत्रियों के लिए नया बंगला बनना शुरू हो गया है। दिल्ली की कंपनी मॉस एंड वाइड ने मंत्री बंगलों की डिजाइन तैयार की है। पर्यावरण, वास्तु और हरियाली को ध्यान में रखते हुए बंगलों का निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। 9 एकड़ जमीन पर 11 बंगले का निर्माण हो रहा है। मंत्रियों के बंगले के निर्माण में 69.90 करोड़ की लागत आएगी। अगले 2 साल में काम पूरा होने की संभावना है। मंत्रियों के लिए बनने वाले बंगले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। आलीशान बंगले में रहेंगे झारखंड के मंत्री। बंगलों का निर्माण 24 महीने में पूरा करना है। दिल्ली की एक कंपनी को इसका निर्माण कार्य पूरा करने का ठेका दिया गया है। झारखंड के 11 मंत्री स्मार्ट सिटी में आवास बनने का काम शुरू हो गया है। 69.90 करोड़ की लागत से रांची के स्मार्ट सिटी में बनाने की कार्य शुरू किया गया है। अब देखना यह है कि यह जो निर्धारित समय दिया गया है यानी कुल मिलाकर 24 महीने में इस बंगले को पूरा करना है। राज्य गठन के बाद पहली बार मंत्रियों के लिए बंगला बन रहा है। बंगला में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगे। हर बंगले के सामने का हिसाब पूरब दिशा में तय किया गया है। स्नानागार, शौचालय, किचन, आवासीय कार्यालय, प्रतीक्षालय एवं शयन कक्ष का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। बंगलों को डुप्लेक्स का आकार में तैयार किया जा रहा है। भूतल पर 2 शयन कक्ष होंगे। प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष
2 शौचालय कक्ष डाइनिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से निर्माण कार्य शुरू किया गया है, अगले 24 माह यानी 2 साल में मंत्रियों को आवास आवंटित होता है या नहीं। इससे पहले भी आप बजट सत्र में विधायकों और मंत्रियों का जो राशि था यानी विधायक राशि था उसे भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं। रांची से निरंजन। और झारखंड में इस बार 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। इस बार कोविड गाइडलाइन की कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति राज्य सरकार ने दी है। तो देखिए, कोविड काल के 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा इस बार निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर हरी झंडी दी है और कोविड गाइडलाइन के तहत इस बार शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने आकांक्षा योजना को विस्तार रूप देने की योजना बनाई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में आने वाली गर्मी की छुट्टी में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स भाग ले सकेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण पासी ने बताया कि राज्य स्तरीय कैंप लगाकर बच्चों को ट्रेन किया जाएगा और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए JCIRT ने 3 दिवसीय 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। वहीं छात्र छात्राओं ने शिक्षा विभाग के इस पहल की तारीफ की है। अलग तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ें और उसी दिशा में JCIRT की तरफ से एक प्रयास है कि जिला स्तर पर क्विजों का आयोजन किया जाएगा। हर एक जिले में 2400 जिलों में क्विज का आयोजन करके बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और JCIRT एक ओलंपियाड के तहत ओलंपियाड का भी आयोजन कर रहे हैं और राज्य स्तरीय कैंप लगा के इन बच्चों को JCIRT में ट्रेन भी किया जाएगा इसी दौरान। एक्चुअली हम लोग मेरा इरादा था नीट क्रैक करने का, जो कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा रहने के कारण पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ आने के बाद ये संभव अब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए बेस्ट फैकल्टीज़ है नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी। बट हम तो नीट ही करना चाहते हैं और यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ की सुविधा है। और देखिए, धनबाद के जोड़ा पोखर थाने के पास आक्रोशित लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने यहां लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल बरारी के तालाब में छात्रा का शव मिलने के बाद ग्रामीण और परिजन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव करने लगे। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर अपशब्द कहने का भी आरोप लगाया है, साथ ही उस पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ पुलिस ने बातचीत की और SDPO के आश्वासन के बाद थाना घेराव समाप्त किया गया। अपशब्द कहने वाले पुलिसकर्मी को तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जोड़ा पोखर के बरारी 1 नंबर तालाब में छात्रा का शव बरामद हुआ था। छात्रा की हत्या कर चेहरे को तेजाब से जलाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। थाना वाला कोई काम करने के लिए तैयार नहीं खोज रहा। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि थाना प्रभारी को बर्खास्त करें और लड़की को न्याय चाहिए। जो मुजरिम है उसको अभी तुरंत गिरफ्तार चाहिए और पर उसको न्याय चाहिए। हम लोग को पैसा कोई नहीं चाहिए। थाना वाला बोला 10,000 ले लीजिए, लाश हटा दीजिए। तो हम लोग 1-1 रुपया करके चंदा करेंगे तो 5 लाख होगा उसका। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा 1 महीना बैठना पड़े, 1 साल बैठना पड़े, हम लोग यहीं रहेंगे। और धनबाद में जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा और 8 गोली बरामद की गई है। मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस सहित अन्य आरोपी फरार हैं। वासेपुर जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी बंटी खान उर्फ जियाउल हक, टुन्ना खान उर्फ मोहम्मद इरफान आलम और नादो उर्फ मोहम्मद नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला मुख्य आरोपी प्रिंस खान और अन्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बताते चले कि 24 नवंबर 2021 को वासेपुर में नन्हे खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नन्हे खान वासेपुर डॉन फहीम खान का करीबी था।
उसमें जो वांछित अपराध कर्मी थे 3 अपराध कर्मी, जो मुख्य अपराध कर्मी थे उसमें बंटी खान और इरफान आलम, एक पिस्टल है, एक देसी कट्टा है और कुछ गोली, और वो भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हमारी जो क्योंकि ये जो टीम जो हमारा वेस्ट बंगाल यूपी में है, हम लोग लगातार बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें आ रहे हैं। और गुमला में पूर्व नक्सली की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में पुलिस ने घायल अशोक लकड़ा उर्फ अमरजीत को AK-56 राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हमले में पत्नी की और बेटी की मौत के बाद घायल पूर्व नक्सली जनावल गांव में अपना इलाज करा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार अशोक लकड़ा निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया, जिसमें एक AK-56 राइफल और इसके बाद 109 कारतूस के साथ ही 6 पॉकेट वाला एक विंडोलिया भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार पूर्व नक्सली पर कई थानों में 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अब इस हमले के पीछे के गिरोह का पता लगाने में जुटी है। अमर है जो इंजर्ड है, अभी पुलिस कस्टडी में है, वो बता रहा है, जिसका फर्द बयान नोट किया गया है कि उनके ही साथी, हालांकि वो किसी को देखा नहीं है जैसा बताता है, लेकिन बोला कि मेरे ही पूर्व साथी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। तो उसी के अनुसार हम लोग केस को अग्रतर अनुसंधान में ले जा रहे हैं और आगे जैसे भी जांच में आएगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। और गिरिडीह जिले के सबसे बड़े मातृत्व एवं शिशु सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। अस्पताल में जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को अस्पताल के बाहर से दवाई लेने के लिए भेजा जाता है। इस कदर ध्वस्त हो गई है कि आपको बता दें कि जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वह सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जो चैतड़ी स्थित जो मातृत्व के सबसे बड़े सदर अस्पताल है, ये मेडिसिन काउंटर है। और हमारे सामने देख सकते हैं एक युवक है, इनकी पत्नी का डिलीवरी हुआ है और ये दवाई जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के द्वारा लिखा गया था यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं, यहाँ पे सैकड़ों मामले हर रोज दर्ज किए जाते हैं कि डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मामला कमीशन खोरी का आता है। मैं यहाँ पे जो मेडिकल काउंटर में साहब बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? दवा यहाँ पे बता चुके हैं भाई साहब ने 4 बार देखा है, बताइए क्या है? खाली यहाँ ये बच्चा का दवा भैया? हाँ बच्चा ही तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि महिला का दवा है? हाँ महिला का दवा नहीं, महिला नहीं बच्चा दिया है, अब बच्चा की दवा है। आप बताइए कौन सा दवा है? बच्चा का दवा है तो ठीक से बताओ ना कि बच्चा का दवा है। तो ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा। 4 बार दिखा चुके हैं हम लोग यहाँ पे। डॉक्टर से बताइए कि D3 तो ये अवेलेबल है आपके पास? क्यों अवेलेबल नहीं है? हम लिखे इसमें। तो काउंटर पे तो आप बैठे हुए हैं। अरे तो हम लिखे रहते तब ना। तो यही बात मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास डॉक्टर से पूछे भैया। हाँ तो थोड़ा इधर आप बता दीजिए कि अवेलेबल नहीं है आपको, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये आप ही डॉक्टर साहब को बोलिए जो दवाई यहाँ पर है वही दवाई यहाँ लिखिए। हमसे क्या पूछ रहे हो? दवाई अच्छा डॉक्टर से पूछे ना, हम लिखे ये दवा। क्या दिक्कत है आपको? यहाँ आए तब दवा लेने दिखाए तो बोले कि दवा उपलब्ध नहीं है, उसके बाद वापस चले गए। अच्छा कितना बार यहाँ पे आए काउंटर में आप? एक बार आए और फिर अब दोबारा आए। कब आपका मरीज कब से यहाँ पे एडमिट है? 2 दिन, कल से 28 तारीख सरिया से आए थे। इन्हीं को लेकर आए हैं इलाज कराने के लिए? कुछ डॉक्यूमेंट सर से मिलने के लिए। अच्छा तो क्या यहाँ देख रहे हैं कि व्यवस्था सचमुच मैं चरमराई। अभी देखे 2-4 को सहिया जो लोग थी उन लोग ही पता नहीं, और लोग मेरे बगल में बैठे थे, उनसे पूछे बोल क्या समस्या है, उन लोग ही बोला बोल हम यहाँ से निजी हॉस्पिटल में लोग बोल रहे हैं, जैसे गाइडलाइन कर रहे थे, बोले यहाँ से चलिए वहाँ व्यवस्था अच्छा व्यवस्था करवा देंगे। और निजी व्यवस्था, ये निजी व्यवस्था सब जगह देख रहे हैं, जितना सरकारी हॉस्पिटल वहाँ सही है और क्या क्या होता है सब लोग इधर से उधर लोगों को ले जाता है। और सरकार भी बड़ी दावा करती बोल हम इतना व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये है ना अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। किस तरह से कमीशन खोरी का गेम चलता है। और यहाँ पे जो मेडिकल काउंटर पे जो यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं उनका कहना है कि डॉक्टर को समझ बूझकर
दवाई लिखना चाहिए। मतलब अब मेडिसिन वाले जिस तरह कहेंगे डॉक्टर को उसी प्रकार इलाज किया जाएगा। मतलब जो पेशेंट की जो बीमारी रहेगी उसके अनुसार इलाज नहीं होगा, जबकि ये लोग कहेंगे उसी अनुसार यहाँ पे इलाज किया जाएगा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं गरीबों के बीच बांटने वाले अनाज में बोकारो जिला 21वें स्थान पर है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और लाभुकों को जल्द अनाज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। उप समाहर्ता ने प्रखंड के लाभुकों के साथ बैठक की और अनाज को डोर स्टेप डिलीवरी के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया है। यहाँ एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सारे सहायक गोदाम प्रबंधक, डोर स्टेप डिलीवरी के परिवहन अभिकर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि एनएफएसए के अंतर्गत अनाज, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का अनाज किसी भी परिस्थिति में मार्च तक का 10 तक उठाव करके डीलरों के बीच वितरण करेंगे ताकि लाभुकों को ससमय इस वित्तीय वर्ष का अनाज उपलब्ध हो सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज